कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, मस्त पढ़ रहे होगे। एग्ज़ाम्स आपके बहुत करीब हो चुके हैं और शायद परेशानी का ये भी विषय है कि रिएक्शंस में, एल्केन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सताए जा रही हैं, जो खाए जा रही हैं। तो घबराने का विषय नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है अपने पास। तो आप सॉल्यूशन में आज आपको हमारे साथ साथ तैयार हो जाना है। क्या क्या करना है सुनिएगा। वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं वो सबसे पहले बच्चे आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक के साथ साथ में आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और चेयर टेबल पर बैठ जाइए। तब हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। रीजन क्या है कि अगर आप इस प्रोसेस में इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आना कठिन हो जाता है। इसलिए केवल मेरी बात को सुनिएगा नहीं बेटा, अगर आप सचमुच में एल्केन की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन के अंदर जो एल्केन वाला पार्ट है उसे सचमुच में अच्छे से अगर जानना चाहते हैं तो पेन कॉपी ले लीजिए, चेयर टेबल पर बैठ जाइए और बिल्कुल तैयारी के साथ काम स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज एकदम तैयारी बना करके इस संडे का अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, जहां पर हम एल्केन के बारे में आज डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। आज की ही डेट में हम एल्कीन और एल्काइन की भी वीडियो अपडेट कर देंगे। आप पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, लेकिन बेटा पेन कॉपी लेकर के बैठना। हमारे साथ साथ सारी बातें आप कॉपी में नोट करते चलोगे और रिएक्शंस लिखते चलोगे। ये पूरा प्रोसेस है हमारा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिस पर हमें बातचीत करनी होगी। तो हम इन प्रोसेस के अंतर्गत क्या बात करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी क्या बातचीत होगी इस प्रोसेस के अंतर्गत। अब सवाल कहाँ आता है? सवाल ये है बच्चे कि जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हम एल्केन के अंतर्गत बात करेंगे। यानी कि आज आपको जानकारी ये भी है कि हमने पिछले एक लेक्चर में यानी इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे बात की थी। इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन कितना बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हमने उसमें समझाया था कि हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन। ये 4 पार्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। घबराने का कोई विषय नहीं है। भले ही ये 4 पार्ट में आपको चैप्टर दिखाई दे रहा है, तो हमने इंट्रोडक्शन के पोर्शन में ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी और साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया था कि किस पोर्शन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। थोड़ी सी स्पीड में ज़रूर पढ़ाएंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा पढ़ाना है, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। एल्केन ये हमारा टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एल्केन के अंतर्गत हमें वो कौन कौन सी बात करनी है और कौन कौन सी बात ज़रूरी है। हम सारी डिस्कशन के साथ आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आइए, एल्केन के अंतर्गत जैसा कि आपको याद हो तो जीओसी के अंतर्गत यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जब हम पढ़ रहे थे तो जीओसी में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। यानी कि हम ये कहते थे कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। यानी कि आपने ये पढ़ा था सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्केन। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है तो वह एल्केन के अंतर्गत आता है। अच्छा, एल्केन के अंतर्गत आपको यह भी बताया जाता है क्या कि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। यानी एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, यह भी आपको मालूम है। एल्केन के अंतर्गत सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड की बात करते हैं, यह भी आपको मालूम है। कहें हाँ सर ये सब तो हमें पता है। और बेटा एल्केन में जो सबसे मेन बात है कि आज क्या सीखना है, हम क्या जानना चाहते हैं फिर एल्केन में जब हमको सब मालूम है। देखिए, अभी तक आपने ये नहीं जाना है कि एल्केन का यूज क्या है, एल्केन की फेज क्या है, एल्केन की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना। एल्केन में पॉसिबल आइसोमर का जिक्र अभी तक आपने नहीं किया है। आपने ढेर सारे आइसोमर पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली एल्केन कौन कौन से आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, एल्केन कैसे रिएक्शन करता है, एल्केन बनाया कैसे जाता है, इस तरह के तमाम सवालों पर आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये अपनी क्लास, जिस पर हमें बातचीत करनी है एल्केन। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो एल्केन वाला पोर्शन है इस पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं।
बेटा ये जो एल्केन के पोर्शन में हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जरा देखिए। हमने इसके पहले भी आपसे कहा था कि इस पोर्शन के अंतर्गत हम आपको क्या पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि एल्केन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात थी, है ना। इंट्रोडक्शन में क्या बात होगी तो हमने वो आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन में ये बात थी कि एल्केन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, स्मॉलेस्ट एल्केन मेथेन होता है, सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन इथेन होता है। बस यही बातें हमें इसमें पढ़नी। अब हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद हमने आपको बताया था कि सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे IUPAC के बारे में, थर्ड नंबर पर आप पढ़ेंगे आइसोमर के बारे में, यानी एल्केन के अंदर आइसोमेरिज्म की क्या केस है। फोर्थ नंबर पे आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन, यानी कि एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, किसके अंतर्गत फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, है ना। और उसके बाद हमने कहा था कि छठवें नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इसके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, किसके साथ किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और सिक्स के बाद सेवन नंबर पर हम कन्वर्जन की बात करेंगे, यानी कि कन्वर्जन की बात करेंगे, यानी कि हम हाउ टू कन्वर्ट एल्केन इनटू क्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बेटा ये जो पोर्शन है ये हमारा हो चुका है, यानी कि इंट्रोडक्शन में हमें और फर्दर कोई बातचीत नहीं करनी। अगर हम IUPAC की बात करें तो ये IUPAC भी लगभग हम लोग GOC के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और आपको याद हो तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दौरान आपको IUPAC इन वन शॉट के पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाए गए थे, याद हो तो, जहां पर IUPAC पूरी कंप्लीट तरीके से A to Z जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे वो सब हमने करा दिए। ठीक है, इसको अगर किसी को डाउट है तो आपको देखना पड़ेगा। आइसोमर का वन शॉट लेक्चर अपडेटेड है आपके अपने YouTube चैनल पर, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा। अगर लगता है कि आइसोमर आपको नहीं आता है तो जाकर उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगली बात है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है, हम कैसे प्रिपेयर करें एल्केन को, इसके कितने तरीके हैं, वो सारी चीज हम आपको पढ़ाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रंग रूप वेशभूषा, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको देखो सिंपल तरीके से तो ये कह दिए, लेकिन यहां पर क्या है कि एल्केन का कलर कैसा होता है, एल्केन की फेज कैसे होती है, एल्केन स्मेल होती है कि नहीं होती है, एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, एल्केन की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, एल्केन की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है। यही बात हमें इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है कि केमिकल प्रॉपर्टी में एल्केन रिएक्शन कैसे करेगा बेटा, वो पढ़ना है। कन्वर्जन, ये कुछ एप्लीकेशन या हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कन्वर्जन के अंतर्गत करेंगे। तो ये पूरा पोर्शन है जो हम अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा देखिए वो क्या है जो बात होगी। सबसे पहली बात आपको सामने दिखाई दे रही है कि हम सबसे पहली बात बेटा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग के बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा नेमिंग के बारे में, लेकिन फिर भी हम कुछ नेमिंग का केस आपके सामने दिखाते हैं, लिखते हैं। जैसे नेमिंग में दो बात आती है बेटा, नेमिंग में दो बात क्या आती है, एक बात आती है कि स्ट्रक्चर दे दिया जाए उसका नाम लिखना हो, एक में नाम दे दिया जाए उसका स्ट्रक्चर बनाना हो। ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह का क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। पहले हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, नाम लिखना होगा। पहले बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस की बात करते हैं। IUPAC के अंतर्गत या हम नेमिंग के अंतर्गत जो बात हम करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक सी बात हम करेंगे। और वो बेसिक सी बातचीत हमारी क्या होगी, जरा ये गौर करिएगा। ये अपना नॉमेनक्लेचर है ना, हम दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस के साथ इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं तो आपको तो पता है इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आए हैं। आप कहते हैं कि इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, सीधी सीधी यह कंपाउंड का केस है। तो लॉन्ग चेन का केस देखें तो चार, चार को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके ऐसा दे दे, CH3 का होल फोर्थ C, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बदल रहा,
हमने कहा कि इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चे, हम कहते हैं ये CH3 है, ये भी CH3 है, ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है। इस केस को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे बना देते हैं, है ना। तो हम क्या इसका नाम लिख देंगे, हम इसका नाम लिखेंगे 2,2 डाईमिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। क्यों, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये नेमिंग हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमें मान लो ऐसा क्वेश्चन एल्केन के अंतर्गत दे दिया जाता है कि ये आपको दे दिया जाए क्वेश्चन ऐसा, कहते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे या इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। हम कहते हैं ये देखिए ये CH3 है, ये भी CH3 है ना। एक कार्बन है जिससे 2 CH3 लेफ्ट में लगा है और 2 C2H5 राइट में दिखाई दे रहा है, तो ये हम कहें C2H5 हो गया, ये भी हमारा C2H5 हो गया। अब अगर हम इसको कहते हैं कि ये दे दिया जाए तो बच्चे आप क्या करोगे, ये लॉन्ग चेन आप ये बनाओगे, है ना। आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन 5, 3 नंबर पे क्या है, 2 बार मिथाइल है, तो आप लिखोगे 3,3 डाईमिथाइल। क्या लिख दोगे, 3,3 डाईमिथाइल। और कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 को क्या लिख दोगे, पेंटेन। तो 3,3 डाईमिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाईमिथाइल पेंटेन। ये हमारी केस इसकी बन जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस कहीं पर भी आते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आपके सामने दिया गया है बस ऐसे ही ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। अब कहते हैं 1 2 3 की कहानी तो समझ में आ गई। सर अगर हम इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे। बड़े क्वेश्चंस में क्या आ सकता है बेटा, ब्रैकेट नेमिंग हमने आपको पीछे सिखाई थी। ब्रैकेट नेमिंग अगर आएगी तो आएगी, और उससे ज्यादा क्या आएगा, जैसे मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, बड़े क्वेश्चन की बात जो आप कर रहे थे, हम 4th क्वेश्चन में कोई ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने कहा कि मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अभी ब्रैकेट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम कहें ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हमने आपको ये भी तरीका बताया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। बेटा ये 3 नंबर पे क्या है, आइसोप्रोपाइल है या सेकेंडरी प्रोपाइल या टर्शियरी प्रोपाइल, क्या कहोगे, ये सेकेंडरी प्रोपाइल हो जाएगा या फिर आइसोप्रोपाइल कहेंगे। और 3 नंबर पे ऊपर क्या है, मेथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, 3 मेथाइल, क्या लिखोगे, 3 मेथाइल, फिर आप लिखोगे 3 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 3 आइसोप्रोपाइल। कितने कार्बन है, 5, तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, यानी 3 मेथाइल 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन हो गया। और 5th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, उसको भी आप करिए, आपको अच्छा लगेगा। यानी कि हमने ये कहा कि अगर हम इसको CH3 लेते हैं और ये CH हो जाए और फिर ये CH2 हो गया, फिर ये C हो गया, ये CH है, फिर ये C है, फिर ये CH3 है, ये भी CH3 है, ठीक है, ये CH2 है और ये भी CH3 है, मान लो ऐसा कुछ ले लें, ठीक। अब हम कहते हैं अगर ऐसी नेमिंग हो जाए और ये CH है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ठीक है, और हम कह देते हैं ये CH2 हो जाए, ये CH है, ये CH3 हो जाए बेटा, और ये हमारा CH3 हो जाए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो कहते हैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। कुछ नहीं, आप लॉन्ग चेन जो बनाते थे वैसे ही लॉन्ग चेन बना लीजिए, ठीक है। जब आप वैसी लॉन्ग चेन बना लेंगे, आप चाहे इधर से काउंटिंग करिए चाहे उधर से करिए, बात बराबर है। 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखिए 4 नंबर पे बेटा ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है, और इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक अलग से नेमिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाईमिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या नाम होगा, 2,2 डाईमिथाइल, फिर हम लिखेंगे प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम होगा, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। तो अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग हम यहां करके इसको दिखाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का हम कहते हैं कि 3 नंबर पे और 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 3 और 6 पर मिथाइल है। हमने कहा 3,6 डाईमिथाइल, कह दिया ना बेटा, 3,6 डाईमिथाइल। फिर क्या करोगे, हमने कहा कि 4 नंबर पर आइसोप्रोपाइल है, तो हमने कहा कि 4 नंबर पर आइसोप्रोपाइल है, लिख दिया। फिर कहते हैं क्या है, कहते हैं कि 4 नंबर पर ही 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल है। 4 नंबर पर ही क्या है, हम कहते हैं 4 नंबर पर 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल है। अब आप जो ये बनाए हो इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। 4 नंबर पे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल हो गया, कितने कार्बन है, 7, तो 7 को क्या कह देंगे बेटा, हेप्ट कहेंगे, और
सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है, इसलिए एन कह देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कहा कि अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया जाए और उस स्ट्रक्चर से अगर हमें नाम लिखना हो तो हम आसानी से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। यानी किसी के स्ट्रक्चर से अगर उसकी नेमिंग करनी है तो वो आसान है, टफ नहीं है, हम आसानी से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल आया कि सर ये तो ठीक है, नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत अगर हमें कंपाउंड दे दिया जाए, यानी कि हमें नाम दे दिया जाए किसी का और कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो जरा देखिए एक ही बड़ा प्यारा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी लगना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है क्या, टेट्राटर्ट मेथाइल, सॉरी टेट्राटर्ट ब्यूटाइल मेथेन। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि क्या बताएं। कहते हैं कि टेट्राटर्ट ब्यूटाइल मेथेन, ये क्वेश्चन दिया गया, कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो कुछ नहीं बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल तो जानते हो ना, ये टर्ट ब्यूटाइल मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल, और टेट्रा मतलब 4 बार, यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल 4 बार है, तो टर्ट ब्यूटाइल का मतलब हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल, टेट्रा मतलब 4 बार, और मेथ मतलब एक कार्बन, यानी कि एक ही कार्बन से, ये देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल इसी को तो कहेंगे, यही तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं कि यही आपका फिर ऊपर भी जुड़ा है क्योंकि टेट्रा है ना, ये ऊपर हो गया। फिर हम कहते हैं कि अगर इसको और आगे ले चलते हैं तो यही आपका इधर भी जुड़ा दिखेगा, ये देखो, कहते हैं और आगे ले चलते हैं तो ये देखो CH3 हो गया, ये देखो CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया। तो कुल मिला जुला करके हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बेटा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। हम कहते हैं कि इसको लॉन्ग चेन बना लो, इसको, ठीक है। जब आप इसको लॉन्ग चेन बना लोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या है, ये आपका क्या है, वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, लेकिन ये लॉन्ग चेन है। अब आप नाम कैसे लिखोगे इसका, ये तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल है, और ये आपका क्या हो गया, मेथाइल। तो आप लिखोगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया कि नहीं। तो अगर 1 2 3 4 5 हो गया तो 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे नीचे भी ऊपर भी क्या लगा है, टर्ट ब्यूटाइल। तो आप लिखेंगे 3,3 डाई टर्ट ब्यूटाइल, इतना सही है, 3,3 डाई टर्ट ब्यूटाइल। फिर हम कहते हैं 2,2 4,4 टेट्रा मेथाइल, यहां तक लिख लिए, 2,2 4,4 टेट्रा मेथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 को क्या कहेंगे, पेंटेन, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। अब देखिए टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मेथेन लिखा था, उसका नाम हमने ऐसे बदल करके लिख दिया। अब ये क्या है, ये आपका नाम दिया है, उससे स्ट्रक्चर बनाने की बातचीत की जा रही बेटा। तो नाम से हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसे बताया ऐसे ही बनाएंगे, इस प्रकार से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो हम और आगे चलते हैं। मान लो इसी में दूसरा क्वेश्चन एक और आपको बता देते हैं। अगर हम कहते हैं कि मान लो 2,4 डाइब्रोमो, आसान सा क्वेश्चन है, 2,4 डाइमेथाइल पेंटेन। अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कितने कार्बन है बच्चे, 5, तो 5 को पहले ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 लिख लिया। पेंटेन है तो आपने पेंटेन बना दिया, ठीक है। आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। आप कहते हैं 2,4 डाइब्रोमो, कहें अच्छा सर जी कोई बात नहीं, 2,4 डाइब्रोमो। कहते हैं 2,4 डाइमेथाइल, कहें कोई बात नहीं, 2,4 डाइमेथाइल भी हो गया। कहते हैं पेंटेन है तो बाकी कुछ नहीं, बाकी ये एक बॉन्ड बनाया था, 3 और लिख दिया, 1 2 3 4 बना चुका है, 1 2 बनाया है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 2 3 4 बना चुका है, यहाँ से S3 हो गया। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस प्रकार से हम इस तरह के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, टफ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप सचमुच में पढ़ रहे हैं
तो आपके पास कॉपी पेन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो होगा तभी आप ये क्वेश्चंस हमारे साथ साथ लगाते चलेंगे, और शायद है कि अगर ये साथ साथ आप पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। और हमने पहले भी कई लेक्चर्स में कहा है, कई शॉर्ट्स में कहा है कि पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है, यानी पढ़ने के सिवा आपके पास कोई अब रास्ता भी नहीं है, तो पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। इस बात को आप फॉलो करें। चलिए आगे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर हमारा खत्म हो गया बेटा। नॉमेनक्लेचर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमर के अंतर्गत आप पहले भी पढ़े हो कि आइसोमर होता क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो आइसोमर का मतलब होता है, जरा सुनिएगा, आइसोमर, आइसो मतलब सेम, मर मतलब यूनिट, आपको पहले भी बताया गया था। और आइसोमर के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या स्ट्रक्चर, यानी कि कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जिनके स्ट्रक्चर डिफर करते हैं, उसे हम आइसोमेरिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। बेटा आपको मालूम होना चाहिए हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन एल्केन, यानी कि एल्केन में आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, यही चीज हमें समझनी है। जरा अब आपको ये हम समझाते हैं कि पॉसिबल आइसोमर की बात करते हैं अगर एल्केन के अंतर्गत, तो सबसे बड़ी बात ये है कि एल्केन के अंतर्गत पहला आता है बेटा चेन आइसोमर। कौन सा? चेन आइसोमर। और दूसरा इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर, यानी कि कन्फर्मर। ये दो आइसोमर इसके अंतर्गत आसानी से पॉसिबल है। चेन के अलावा आप ये कह सकते हो कि ये दोनों आइसोमर अगर हम इसमें बनाना चाहें तो बन जाएंगे और अच्छे बनेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित है आपका चेन आइसोमर, यानी कि जो मैक्सिमम केसेस में हम बात करते हैं वह बात हमारी केवल व केवल चेन आइसोमर पर होती है। यानी कि हम इसमें ज्यादातर जो बातचीत करेंगे वो बात सिर्फ ये है कि इसके अंतर्गत जो आइसोमर है वो चेन आइसोमर पॉसिबल है। तो हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर चेन पॉसिबल है तो कैसे है, क्या क्या केसेज हैं, उस पर हम विचार करेंगे। मान लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया। पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि ड्रॉ द पॉसिबल, ठीक है, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, ये हमने पीछे लेक्चर में पढ़ाया था। आइसोमर ब्यूटेन का आपको बताना है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H10, कहते हैं ना जितने कार्बन उसके दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ये पूरा आपका टॉपिक है। हमने कहा C4H10, तो आपको चेन आइसोमर की डेफिनेशन में क्या पढ़ाया गया था? आपको ये बताया गया था कि चेन डिफर करेगी। क्या डिफर करेगी? चेन। तो हमने ये कहा कि ये CH3 हो गया बेटा, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये हमारा CH3 हो गया। हम कहते हैं ये पहला आपका होगा आइसोमर का केस जिसमें हम पाते हैं नाम नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरे नंबर पे अगर हम दूसरा आइसोमर इसका बनाएंगे तो हम आपको क्या बताएंगे? हम आपको ये बताएंगे कि दूसरा जो आइसोमर बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन कहते हैं, या उसका IPAC नेम क्या होगा? 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा। यानी कि हम ये नेमिंग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमने ये कहा कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? CI है, यानी नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर इन CI, यानी कि ये चेन आइसोमर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि इसके अंदर हम आसानी से CI बनाते हैं। अब हम कहते हैं जैसे चेन आइसोमर इसमें पढ़े, या हम कहते हैं पॉसिबल आइसोमर, है ना। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मेथाइल, अगर हम क्वेश्चन पूछ लें कि 2 मेथाइल पेंटेन आपको दे दिया जाए, उसका PI क्या होगा? तो 3 मेथाइल पेंटेन होगा। ठीक है, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर समझेंगे। अगर हम कहते हैं ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो पेंटेन में क्या करोगे बेटा? एक नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, एक आइसो पेंटेन हो जाएगा, और एक नियो पेंटेन हो जाएगा। यानी नॉर्मल पेंटेन में पांचों कार्बन सीधे सीधे रहेंगे, आइसोपेंटेन में क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे मिथाइल लगा दोगे, और नियोपेंटेन में ऊपर नीचे दोनों तरफ मिथाइल हो जाएगा। तो आप ये भी देख लो एक मिनट कि अगर हम कहते हैं यही क्वेश्चन बदल करके हम दूसरा दे दें और हम कहें कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। अगर हम कहते हैं कि पेंटेन फॉर्मूला क्या होता है? C5H12,
अगर हम इसके पॉसिबल आइसोमर बनाने की बात करें तो क्या करोगे, पहले तो आप ऐसे लिखोगे CH3 CH2 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 CH3, ये देखो ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, हम कहते हैं कि इसको जरा बदल करके देखते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम 2-मेथाइल ब्यूटेन हो जाता है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं, अगली केस में क्या लिखेंगे, ठीक है, ये बनाएंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम नियोपेंटेन होगा बेटा, और इसकी दूसरी कहानी क्या हो जाएगी, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कहा कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, आइसोमेरिज्म में जो भी बातें थी वो समाप्त हो गई, यानी कि हमें क्या पढ़ना था, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हमने आपको ये बातें बता दी, और डिटेल में आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए आप देखना ना भूलें आइसोमेरिज्म इन वन शॉट। आपने देखा होगा अपने चैनल पर, ये पढ़ा हुआ है लेक्चर, आप उसे देख लीजिए, और वैसे हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आपको परेशानी ना हो। बेटा अगला टॉपिक हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अब यहां से भी अगर किसी ने लापरवाही की हो, मेरी बात ना माना हो, और अभी तक में अगर कॉपी पेन नहीं लिया हो तो अब जरूर उठा लेना, क्योंकि अब आपको रिक्वायरमेंट है अपनी बुक की। एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए और साथ में कॉपी पेन भी आप ले लीजिए। हम आपको बताते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, आप ध्यान से उस क्वेश्चन को हमारे साथ लगाते चलिए और बुक से जहां बोलूंगा वहां पढ़ते चलिए, आपको बिल्कुल जोरदार समझ में आएगा। देखिए बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का मतलब ये हो गया कि एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, यानी कि हमारे सिलेबस में एल्केन को जब हम प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो एल्केन को प्रिपेयर करने के 3 मेथड है। पहला क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपको मालूम होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, यानी कि आप कैसे कह सकते हो कि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम क्या कहते हैं, आरएक्स कहते हैं। एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट हम करके एल्किल हैलाइड को किसके साथ कैसे ट्रीट किया जाए तो एल्केन बनेगा। और तीसरा केस है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे एल्केन बनाएंगे। ठीक है, उसको समझने के लिए थोड़ी सी बात हम इसमें आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या है। यानी कि क्या क्या है का मतलब सर, है का मतलब ये बेटा कि जैसे इसको आप पढ़ोगे तो जो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अपने यहाँ इसमें केवल एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत हम एक पार्ट ये पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्काइन, यानी हम दोनों आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब एल्कीन में क्या है, एक सिमेट्रिकल है एक अनसिमेट्रिकल है, एल्काइन में भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड में दो पार्ट, एक में हम ये कहते हैं कि अगर हम RX जो एल्किल हैलाइड है इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, और दूसरे में हम ये कहते हैं कि अगर इसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। बहरहाल ये दोनों एक ही रिस्पेक्ट में बात हुई। इसका जो अगर हम देखते हैं तो मेनली एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसके दो पार्ट हैं, और इधर हम कहते हैं इसमें हम दूसरा पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्केन बनेगी, और एल्किल हैलाइड में मेटल का ट्रीटमेंट करेंगे तो भी एल्केन बनेगी। इसी तरह से बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन है इसमें क्या डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा दो रिएक्शन है, एक को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, एक को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। क्या,
कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये आपके टोटल इतना पार्ट हमें डिस्कस करना है, किसमें, इतना पार्ट हमें डिस्कस करना है प्रिपरेशन में। यानी कि नाम की तो 3 प्रिपरेशन है, लेकिन इसमें 6 प्रिपरेशन हमें पढ़नी होगी। यानी एल्केन की प्रिपरेशन के अंतर्गत हमें 6 पार्ट डिस्कस करने हैं। यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम 6 छोटे छोटे पार्ट पढ़ेंगे, और वो 6 पार्ट क्या हैं वही हम आपको समझा रहे हैं। तो 6 पार्ट में आप देख पाए, इसके 2, इसके 2, इसके 2, तो 2 2 4 2 6 पार्ट। तो यही 6 पार्ट का डिस्कशन हमारा आपका होगा। तो चलिए एक एक पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट आया उसका नाम हमने आपको क्या बताया, उसका नाम है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हमने ये कहा कि अगर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे दिया जाता है तो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन भी आता है और एल्काइन भी आता है। तो जरा गौर करिएगा, इसको हम बीच से क्यों न 2 पार्ट में डिवाइड कर ले क्या? हाँ चलो कर लेते हैं। हमने कहा कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात है, तो इसका पहला पार्ट क्या है, ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके पहले पार्ट में हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन, यानी कि एल्कीन से हम कैसे क्या करेंगे, एल्केन बनाएंगे। पहला पार्ट है, हम कहते हैं कि अगर हमें एल्कीन से एल्केन बनाना है तो सबसे पहली बात आपको क्या कर जाना है, एक एल्कीन लिखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने ये कहा कि इसमें हमें H2 का एडिशन कराना है, किसका, H2 का। अगर हम H2 का एडिशन कराते हैं, थोड़ी देर के लिए लाइन मिटाइए पहले तो, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा, जगह कम होगी। हमने कहा इसमें हम H2 का एडिशन कराते हैं, H2 का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। हम कहते हैं कि एल्कीन से एल्केन बनाना है। अब जरा गौर करिएगा, यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है कुछ इस प्रकार से है। बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि ये रिएक्शन हमेशा Na, Pd, Pt आदि की प्रेजेंस में होता है। Na, Pd, Pt ये है क्या सर, ये कैटलिस्ट होते हैं, और कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करना, यानी चेंज कर देना। अब क्या है कैटलिस्ट सर, कैटलिस्ट हमेशा प्रमोटर या पॉइजन के साथ में पाए जाते हैं। प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाते हैं। प्रमोटर के साथ जब कैटलिस्ट पाए जाते हैं, प्रमोटर के साथ जब कैटलिस्ट पाए जाते हैं तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा जाते हैं। प्रमोटर के साथ जब कैटलिस्ट पाए जाते हैं तो वह रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जबकि कैटलिस्ट अगर पॉइजन के साथ में आते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। रेट का मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हम आपको बताते हैं, समय के साथ कंसंट्रेशन में कितना बदलाव कर पाते हैं, यही काम कैटलिस्ट समझाते हैं, ये बात हम आपको बताते हैं। तो कैटलिस्ट की बात शायद आपको समझ में आ जानी चाहिए। NiPd, Pt की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं। कैटलिस्ट का मेन रोल होता है वह रिएक्शन की रेट में बदलाव करना, वह बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, उसके अंदर दोनों क्षमता है। ऐसा ना हो कि आप सोचिए जैसे आज तक आप जो डिफिनेशन पढ़ते थे बड़ी गलत पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, कैटलिस्ट का मतलब, जैसे कैटलिस्ट आता था तो मन में सवाल आ जाता था क्या, कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को सदैव बढ़ाता है, यही याद किए, ठीक है। द फॉरेन स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उसे कैटलिस्ट कहते हैं क्या, विच हैव टेंडेंसी टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने की जिसके अंदर क्षमता है वह कैटलिस्ट कहलाता है। प्रमोटर के साथ आता है तो बढ़ाता है, पॉइजन के साथ आता है तो घटाता है। ये कैटलिस्ट अपनी बात बहुत बार बार बताता है। आओ जरा इधर देखो, ये H2 है, ये अटैकिंग रिएजेंट हो गया, सब्सट्रेट हो गया। हम कहते हैं कि इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीचों बीच है, क्यों, क्योंकि दोनों एटम सेम है, और इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की जो इधर वाले की है वही इधर वाले की भी है। इस केस में डेल्टा En की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस केस में 0 होगी, ठीक है।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है, यहां पर भी कार्बन दोनों तरफ है, यानी यह एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जब सिमेट्रिकल है तो वहां पर भी वही कंडीशन है। आपने एप्लीकेशन आप जीओसी में पढ़ा होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयोनिक मैकेनिज्म। वह मैकेनिज्म कैसे चलती है, कहते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब होता है डेल्टा ईएन अगर जीरो है तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और डेल्टा ईएन की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है तो ऐसी केस में वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, बल्कि वहां पार्शियल कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट याद आता है, पोलर बॉन्ड बन जाता है और बाद में वो बॉन्ड टूटकर कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव आता है, इसीलिए वह आयोनिक मैकेनिज्म के अंतर्गत यह बात किया जाता है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का केस है। हमने कहा कि ये CH2 है और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, यहां से ये क्या आएगा, ये ऐसे हो गया। और जब इसके बीच में ऐसा कंडीशन है तो ये क्या होगा, ये भी तो ऐसे ही आएगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना ले लिया। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की इस दशा को ध्यान में रखते हुए यहां से इस प्रकार ये जाएगा और यहां से प्रोडक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, यानी कि इसी का नाम इथेन कहा जाएगा। यानी कि बड़े प्यार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कहा जाता है कन्वर्ट एथीन इनटू इथेन। इसका मतलब कहा यह गया कि एथीन को इथेन में कन्वर्ट करिए। कहें अरे राम रे क्या हो गया, कहें कुछ नहीं हुआ बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, करें कन्वर्ट ब्यूटुइन इनटू ब्यूटेन, कन्वर्ट ब्यूटुइन इनटू ब्यूटेन। तो कोई भी क्वेश्चन आए घबराने का विषय नहीं है, कर जाने का विषय है। अच्छा कहें सर ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर अनसिमेट्रिकल हो जाएगी तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो ये कौन है, इसी रिएक्शन का नाम बहुत समय पहले प्यार से हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते थे। कहें हाँ यार ये तो वही है जो क्लास 10th का पहला रिएक्शन होता था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, एडिशन रिएक्शन में भी तो यही पढ़ते थे बेटा। और आपको और आगे लिवा चलें अगर, तो और आगे में भी एक बात हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एशन मतलब होता है एडिशन बेटा, इसका मतलब हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन है, इसलिए इसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, फ्रॉम एल्कीन या एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। शायद उम्मीद यही करूंगा बेटा आपको समझ में आना चाहिए। अगर मेरी ये क्लास आपको पसंद आ रही है, पसंद क्या मतलब यहाँ दिखवारी थोड़ा हो रही है, अगर ये क्लास आपको सचमुच में फील आ जाए, लगे कि हाँ सर ने पढ़ाया और हमको समझाया, हमको समझ में सारी बात आसानी से आया, तो कमेंट करके, अगर आपने नहीं बताया तो सोचिए, आगे नहीं कहूंगा, आगे आप समझदार है। फ्रॉम एल्कीन से हमने इस प्रकार से रिएक्शन करा लिया बेटा, सोइएगा नहीं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे एकदम मस्त मौला प्रवचन सुन रहे हो, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, नहीं, अगर लीन हो जाओगे तो निपट जाओगे, ये जान लेना। क्लास 11th है, नॉर्मल क्लास नहीं है, ठीक है। अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना। और ये सोचो कि सर हमको बीच बीच में मनोरंजन की बातें सुनाएंगे और हमें मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नाच थोड़न हो रही है, ठीक है, यहाँ मजा वजा की बात नहीं है बेटा। अगर पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेट हो करके, मन लगाकर, ध्यान लगा करके पढ़ो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लास होती है ना, अगर आप बहुत मनोरंजन के चक्कर में पढ़ोगे कि मतलब सर मजा दिलाएं बीच बीच में, तो मजा वजा दिलाने पर आए होएगा नहीं, ठीक है। इसके लिए तुम्हारे पास पढ़ना ही एकमात्र ऑप्शन है, मैं बार बार कह रहा हूं। और जो लोग सो रहे हैं अभी इस वक्त भी, वो जगेंगे ना तो इतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश होगा या इतना ज्यादा अंधकार होगा कि समझ में कुछ आएगा नहीं। जैसे ज्यादा उजाले में चले जाओ तो आंख से दिखाई नहीं देता ना, तो जब जगेंगे तब चारों तरफ उजाला होगा, केवल अंदर ही अंदर अंधेरा होगा, तो लगेगा कि यार हम तो निपट गए।
तब फिर उसके बाद अगर आप सोचोगे कि फिर निपटने से कैसे बचा जाए या विचार किया जाए प्रकाश की तरफ जाने का, तो उस रोशनी में आपको पहुंच पाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है, और अब समय भी नहीं है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। क्या लगता है अगर ये एथीन से इथेन, अगर ये रिएक्शन ऐसे आपको नहीं मालूम होगा तो क्या एग्जाम के पेपर में तुक्का लगाओगे क्या? एमसीक्यू में ABCD लिखना है क्या? बेटा ABCD भी लिखने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो मेहनत करिए, लगन से पढ़िए, ठीक है? और मजा लेने के चक्कर में अब ना पढ़िए। अगर आप मजा के चक्कर में सोच रहे होंगे तो फिर तो पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है। देखिए, फ्रॉम एल्कीन, इसके 3 नाम हैं। एल्कीन से हमने एल्केन बना लिया बेटा, कैटलिस्ट NiPD बताया। एडिशन रिएक्शन भी इसका नाम होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी इसका नाम होता है। तो किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है, तो उसमें घबराने का कोई विषय नहीं है। कहते हैं कि एल्कीन से तो सर हम बना लिए, अगर सर एल्काइन से बनाना हो तो, जैसे इसी में हम दूसरी बात अगर कर दें कि अगर हम कहते हैं कि फ्रॉम एल्काइन, अगर हमें एल्काइन से बनाना हो तो कोई बात नहीं, एल्काइन से भी एल्केन बनाया जा सकता है। जरा देखिए, सबसे छोटी एल्काइन एथाइन आपके सामने आ गई है, ठीक है? ये H2 का एडिशन कराएंगे। जब H2 का एडिशन कराएंगे तो पहले स्टेप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 पाएंगे। अब हम बहुत तोड़ नहीं रहे हैं इसको। जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहले स्टेप में पाएंगे तब आप क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो आपको मिल गया, इसमें फिर से H2 का एडिशन करा दीजिए। तो ऐसी केस में ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। यानी ये क्या बना, एल्केन ही तो बना, यानी इथेन बना। ये क्या था, एथाइन। एथाइन से भी इथेन हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें 2 स्टेप की मैकेनिज्म होगी। यानी कि आप अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हो इन दोनों को जोड़ करके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें कितने मोल H2 आया, 2 मोल H2 का एडिशन कराया, तो ये क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ठीक है? या ये भी कहा जा सकता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एल्केन। तो क्या करोगे, 2 मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 2 मोल डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, तो घबराने का कोई विषय नहीं है, करना आपकी मजबूरी है, और ये बात बताना बहुत जरूरी है। आइए, इस फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात समाप्त हो गई है, इसमें कन्वर्जन की भी बात हमने आपको बता दी। अब आते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बड़ा प्यारा सा सवाल है, यानी कि अगर हमें एल्किल हैलाइड दे दिया जाए तो उसके अंतर्गत हम क्या बात करेंगे। फ्रॉम एल्किल हैलाइड मतलब होता है बेटा RX। क्या होता है, एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं प्यार से, RX बोलते हैं। और सर R की जगह AR हो जाए तो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं, ठीक है? C6H5X हो जाएगा, और ये क्या है, CH3X, C2H5X, कुछ भी हो सकता है। R की मतलब एल्किल ग्रुप, यानी CnH2n+1 का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ना, तो वही CnH2n+1 की बात यहाँ R पर की जा रही है। तो अगर हम कहते हैं कि RX की केस है, यानी कि RX आपको दे दिया जाए, तो आप RX को कैसे पढ़ेंगे जरा समझिएगा। हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब कहते हैं किसी एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करने से क्या एल्केन मिलेगा क्या? जी हाँ, आइए हम आपको समझाते हैं। कहें सर रिडक्शन क्या होता है? बेटा एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है। कहते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब सवाल है कि रिडक्शन होता क्या है? आपने रिडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा ना, जरा दिमाग को दौड़ाइए, रिडॉक्स तक ले जाइए, हमको बताइए क्या होता है रिडक्शन। आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में क्या पढ़ते थे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि आपने ये भी तो पढ़ा है कि ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। कहते हैं रिडक्शन एल्किल हैलाइड का करना है तो कहते हैं या तो ऑक्सीजन रिमूव करो, जब हो तब ना रिमूव करें। RX में ऑक्सीजन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना, तो ऑक्सीजन रिमूव तो किया नहीं जा सकता। इसका मतलब इसका रिडक्शन ऑक्सीजन को निकाल कर किया नहीं जा सकता, क्योंकि एल्किल हैलाइड में ऑक्सीजन ही नहीं है। कहें सर तब क्या करें? बेटा हाइड्रोजन का एडिशन करो ना, H2 को जोड़ दो ना, H2 को ऐड कराओगे, रिडक्शन रिएक्शन पाओगे, क्या एल्केन बना जाओगे? जी हां, एल्केन हम बना सकते हैं। आओ ये रिएक्शन करके देखते हैं।
देखो ये हमारा क्या हो गया बेटा, RX हो गया। RX मतलब एल्किल हैलाइड। हम कहते हैं इसमें हमें क्या करना है, H2 का एडिशन करना है, ठीक है। जब हम H2 का एडिशन करते हैं तो हम कहते हैं ये Zn2+ और H+ की कहानी है, यानी जिंक और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं। जब हम H2 का एडिशन कराते हैं, ठीक है, जिंक का भी रोल होता है। अगर एरो पर जिंक दे दिया जाए ना तो ये भी रिडक्शन के प्रोसेस में बड़ा ही रोल प्ले करता है। हम कहते हैं हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो हम क्या पाएंगे, हम कहते हैं, अब सवाल क्या है, ये टूटेगा किस में, R+ और X- में। कहें सर कौन किस में टूटेगा, ये आपको कैसे पता चल जाता है, क्या यह RX आपको बताता है आकर के, क्या नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। R और X के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हैलोजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कार्बन छोड़ देता है, कार्बन पॉजिटिव पाता है, हैलोजन पे निगेटिव हो जाता है। यह बात GOC में आपका टीचर आपको पढ़ाता है, और उस समय अगर आप नहीं समझे होंगे तो परेशानी है। देखिए RX है तो इस केस में जरा हम तोड़ के बता दें क्या इसको, जरा देखो ये बहुत समय पहले बॉन्ड का जिक्र भी हमने किया था। हम कहते कोई भी हैलोजन, कहे सर जी हैलोजन में कोई नाम रखो ना यार, ऐसे मजा नहीं आती सर। कहते ये Cl लिख लो। चलो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। अगर नहीं पता है तो जान लो, क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी चीजें बता पाना मुश्किल है। हम कहते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागा है, तो इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। कहते हैं बॉन्ड वैसे भी टूटेगा कब, बॉन्ड तोड़ने के लिए जरूरत होती है किसकी, थर्ड पर्सन की। बेटा थर्ड पर्सन कौन है सर, ये जरा सुनना, ये यही रिएक्शन समझा रहा हूं। थर्ड पर्सन है कौन सर, थर्ड पर्सन देखिए ना, ये H2 आया, ये स्टेबल था, इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग इसमें किसी तरफ नहीं थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता अगर हीट करते तो, लेकिन ऐसा नहीं। कहते हैं कि कभी कभी हम दूसरों की वजह से बदल जाते हैं, और कभी कभी दूसरा भी हमारी वजह से बदल जाता है, तभी तो नया नया बॉन्ड हमसे हमारे ही लोग बना जाते हैं। कैसे, जरा देखो H2 दिया गया, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। मैं बार बार समझाता हूं कि केमिस्ट्री जो चाहती है वही समाज में होता है। देखिए क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जब आप किसी से बॉन्ड बनाते हो तो क्या आपको यह पता होता है कि बॉन्ड टूट जाएगा, नहीं, आपको यह नहीं पता होता, वो तो बाद में समझ में आता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा है। अच्छा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच लेता। सर क्यों खींचा क्लोरीन, जब तक कोई थर्ड पर्सन किसी के बॉन्ड में नहीं आता ना, तब तक बॉन्ड टूटने की कोई जरूरत नहीं होती। क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्यों खींचा, क्योंकि इसको हाइड्रोजन दिखने लग गया था। क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव है, क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन से कहा कि हाइड्रोजन तुम हमसे बॉन्ड बना सकते हो, तो हाइड्रोजन कहता है लेकिन हम बॉन्ड कैसे तुमसे क्लोरीन बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, हम जब भी टूटते हैं तो हम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के तुम्हारे पास आएंगे। कहें अरे तुमको क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की, तुम यहां से अपना भी अपना, तुम सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के आना, तुम सब कुछ छोड़ के आना, तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने वालों को दे देना। कहें H+ के रूप में तब हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। कहें कोई बात नहीं, हम तो है ना। तो H+ जब इसके करीब आने लगता है तो क्लोरीन इससे कहता है कार्बन से, सब कुछ छोड़ के जाती हूं, सब कुछ छोड़ के जाती हूं, तुझ पर पॉजिटिव बनाती हूं। Cl- हाइड्रोजन के साथ HCl बना लिया बेटा, HCl बना लिया। अब ये बन गए बेकार, यानी कि इनके ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया तब क्या होगा, ये जो H- है, ये H- कहां अटैक मारेगा, अभी H- कहा हाय रे कार्बन आ रहा हूं, ये पॉजिटिव है, इस पर H- आकर के जुड़ जाएगा, H+ इसके Cl के साथ बाहर चला गया, तो प्रोडक्ट में HCl हो गया। हाइड्रोजन क्या कहता है, क्लोरीन हाइड्रोजन से कही ना सब कुछ छोड़ के आना तुम,
अब मुझे अपना बनाना तुम, तो अपना बना तो लिया ना, HCl बना लिया ना। और तब ये H माइनस थे, ये लगे भटकने की, अरे हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। अरे क्यों दुखी होते हो यार, ये तो होना ही है ना, केमिस्ट्री में हो रहा है तो तुम संसार में हो बेटा, तुम्हारे साथ भी होगा। H माइनस अटैक मार दिया, कहां पर? पॉजिटिव। जहां जैसा मौका मिले वहां बॉन्ड बनाना है, जब जरूरत हो तो जिससे उससे जुड़ जाना है। यही कहता आज का जमाना है, तभी आपको रिएक्शन कराना है, ये बात सर जी को बताना है। लो, शायद ये बात आपको समझ में आ गई। हम कहते हैं कि होता बेटा ये है कि अटैकिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि कब किस पर कैसा अटैक कराना है। यानी कि अगर ये आयन में टूटा है ना, तो हाइड्रोजन तो एकदम एटीट्यूड में रहेगा, कहे नहीं मैं टूटूंगा नहीं, मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता हूं। तो जाओ, नहीं टूटोगे तो बॉन्ड थोड़ा ना तुम्हारा मेरे साथ बनेगा। तो कहते हैं कि सामने वाले के हिसाब से हमें एडजस्ट हो जाना चाहिए। अगर हम सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट नहीं होंगे तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? कहते हैं सर आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बेटा जैसे हमारी केमिस्ट्री चलती है वैसे हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, H प्लस एक्स माइनस के साथ HX बना लिया, H माइनस आर पर अटैक मार दिया, यहां से प्रोडक्ट में RH बन गया और साथ में HX बन गया। ठीक है, RH को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, और HX को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। यानी कि ये बन गया हाइड्रोजन हैलाइड। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन करके देख लीजिए। क्लोरोमीथेन के साथ H2 का ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, ये रिडक्शन है। देखिए क्या बनेगा। दो भाई चाय पी लूं पहले, करते रहो बच्चा, तब तक हम इसको थोड़ा कम करो, इतना थोड़ा में। करो क्वेश्चन खट से। क्या बनाओगे? तोड़ो इसको। CH3 प्लस Cl माइनस H प्लस H माइनस, H और Cl HCl अटैक करा दो, क्या बन जाएगा? CH4 प्लस HCl। एल्केन आया कि नहीं? अगर एल्केन आ गया तो जरा ये कन्वर्ट क्वेश्चन करो। कन्वर्ट एसिटाइल हैलाइड इनटू सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन। बेटा करो खट से। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, जितना अच्छा कर लोगे हम जान जाएंगे कि पढ़ाना सफल है। पहले वाला करो। और किसी को वीडियो क्वालिटी बड़ी लग रही हो तो फिर कोई बात ही नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा।
करो 3 क्वेश्चन। एसिटाइल क्लोराइड का मतलब क्या है? एथाइल क्लोराइड। अभी काफी बड़ा है चैप्टर। बड़ा क्यों है? क्योंकि अभी काफी टॉपिक इसमें बचा है। जैसे ये देखो C2H5X है, H2 का एडिशन करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? C2H6 और साथ में HX। पहला मिलाओ सही है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या करोगे? ये क्लोरीन हो गया बेटा, H2 का एडिशन करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 और साथ में HX हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी कन्वर्जन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यानी रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड के अंतर्गत ये रिएक्शंस आ गए जो आपको पढ़ाए गए। अब सेकंड आता है, इसमें उर्ज रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड में जो उर्ज रिएक्शन है इसके अंदर एक्चुअली ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यानी आप यहां पर कह सकते हो ये भी एल्किल हैलाइड के अंतर्गत ही पढ़ाया जा रहा है। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ये मेन हेडिंग थी पहली वाली। इसका दूसरा पार्ट है उर्ज रिएक्शन। हम कहते हैं कि एक्चुअली उर्ज रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि आपको यह समझना होगा कि अगर एल्किल हैलाइड का मेटल के साथ रिएक्शन कर दें तो क्या होगा। रिएक्शन विथ मेटल में हम क्या पढ़ते हैं? पहली बात जरा देखना, अभी इस उर्ज की हेडिंग काट दो। आप क्या कहोगे? फ्रॉम एल्किल हैलाइड लिख दिया गया। उस फ्रॉम एल्किल हैलाइड का जो सेकंड पार्ट है बी वाला, ए वाले पार्ट में हम पढ़ चुके। फ्रॉम एल्किल हैलाइड में हमने रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड ए पार्ट में पढ़ लिया। बी पार्ट है रिडक्शन विथ मेटल, यानी मेटल के साथ रिडक्शन करना है। तो रिएक्शन विथ मेटल अगर हम बात करते हैं तो ये RX है। ठीक है, RX का ट्रीटमेंट सबसे पहले हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। मैग्नीशियम भी एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है। अगर हमने कहा कि RX का ट्रीटमेंट बेटा हम मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट में हम क्या पाएंगे? RMgX पाएंगे। क्या? RMgX। कहते हैं सर आपको कैसे पता? देखो बेटा, R + X- ये होता है, Mg हमारा Mg2++2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। Mg2+ और X- जब आपस में मिलेगा तो ये MgX बनाया, लेकिन इसका 1 - 1 के साथ न्यूट्रलाइज हुआ, फिर भी इस पे 1 बचा है कि नहीं? और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये कहां जाएंगे? R के पास। यानी कि जब R+ में 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराओगे, एक का एडिशन कराओगे तो R बन जाएगा, एक का और एडिशन करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? R- हो जाएगा। तो फर्दर ये जो R- है ये MgX+ है, तो इसका माइनस न्यूट्रलाइज होगा, ये दोनों आपस में फिर मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? RMgX बनाएंगे। ये जो यहां दिख रहा है, समझ में आया? यानी कि हमने कहा कि RMgX बन गया, तो RMgX को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं बच्चे एल्किल मैग्नीशियम
एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसको प्यार से जो इसका सबसे फेमस नाम है उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि जीआर बोलते हैं। क्या कहते हैं? जीआर, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में आप जीआर कह सकते हो या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह सकते हो। एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड नाम है। कहें लेकिन सर हम एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट मैग्नीशियम से कर रहे थे तो हमें एल्केन चाहिए था, हम तो एल्केन पाए नहीं, हमें क्या मिल रहा है? हमें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। बेटा जो RMgX मिला है ना, इसका सेकंड स्टेप में क्या करोगे? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे। हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें वाटर का ट्रीटमेंट करोगे। जब वाटर का एडिशन कराओगे, अब तुम्हें पता है ये R- होता है, ये Mgx+ होता है, ठीक है। वाटर क्या होगा? H+ और ये OH- होगा। R के ऊपर H+ चला जाएगा, OH- इसके साथ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? RH आएगा और साथ में MgOH आ जाएगा, यह प्रोडक्ट बनेगा। तो ये RH क्या है? यही तो है एल्केन। एक मिनट, अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेते हैं। यानी कि मान लो इसको अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम कहते हैं, यानी कि ये आप ये भी कह सकते हो ये जीआर की प्रिपरेशन है। RX का ट्रीटमेंट हमने Mg के साथ कराया, प्रोडक्ट में क्या पाया हमने? RMgX पाया, यही जीआर है। हम कहते हैं फिर फर्दर अगले स्टेप में RMgX का ट्रीटमेंट हम वाटर के साथ कराते हैं। जब वाटर के साथ कराएंगे बेटा तो यहाँ R- हो जाएगा, यह हमारा Mgx पर प्लस है। मैकेनिज्म बता दिया हूं पीछे, ठीक है। अब ये मत सोचना कभी R- में तोड़ देते हैं कभी प्लस में तोड़ते हैं। अगर ये समझ में आ रहा हो तो पीछे जाकर देख लो, ये RH हो गया, OH हमारा यहां चला जाएगा, और ऐसी केस में ये RH बन गया और ये प्रोडक्ट में क्या हो गया बच्चे? MgOH हो गया, ठीक है। बड़ा प्यारा सा कन्वर्जन किसी ने एक दिन पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कन्वर्ट ये पूछ लिया कि एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है, तो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो इसका मतलब चाहे तो रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड से बना लो, चाहे जीआर वाली प्रिपरेशन से कर लो, दोनों बात आपके सामने है और दोनों से आसानी से हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं हम सर इस प्रोसेस का यूज कब करेंगे? अगर यही कह दिया जाए कि कन्वर्ट, नाम दे देते हैं ना, बहुत देर हो गया एल्किल मेल्किल करते करते, कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू मेथेन, ठीक है। तो क्या इसे नहीं कर पाओगे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मेथेन में कन्वर्ट करना है तो यहां R की जगह पर क्या कर दोगे? CH3 लिख दोगे, X की जगह पर बेटा Br लिख दोगे, वाटर का ट्रीटमेंट कराओगे तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा ना। बस यही तो क्वेश्चन है। हमने कहा कि CH3 Mg Br है, ये वाटर ऐड करो, ये क्या हो जाएगा? CH3 माइनस कार्बन आयन MgBr+H+ और ये OH-, H का अटैक मार दिया कहां? CH3 पर, तो ये CH4 हो गया और ये बेटा MgOH हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है, ना ही कुछ ऐसा टफ है, ठीक है। तो हम समझ गए बात को। अब चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसी एल्किल हैलाइड में आता है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसी को हम बात करते हैं, यानी कि रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, यानी कि जो अभी आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इसकी बात हम कर लेते हैं। हम कहते हैं अगर सोडियम मेटल के साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा सुनिएगा। हम कहते हैं सोडियम मेटल के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसी का नाम क्या होता है? उड्ज रिएक्शन, यानी कि उड्ज रिएक्शन और ये रिएक्शन विथ सोडियम मेटल दोनों बात सेम है। ड्राई ईथर मैग्नीशियम वाले पर भी एरो पर रहेगा, इसमें भी रहेगा। जरा देखिएगा, ये RX मतलब एल्किल हैलाइड, सोडियम से हमें ट्रीटमेंट करना है इसका, ठीक है। 2 मोल इसको लेना है, 2 मोल इसको लेना है, यानी 2 मोल एल्किल हैलाइड का 2 मोल सोडियम के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। हम यहाँ क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं ड्राई ईथर। जब हम ड्राई ईथर लिख देंगे तो यहां से प्रोडक्ट हम क्या पाएंगे? जरा देखिएगा, R है, ये X है, ठीक है। हम कहते हैं इसको तोड़ा तो R+X-, दूसरे मोल को तोड़ दिया तो R+X-। ये सोडियम है, सोडियम को अगर ब्रेक करेंगे तो Na++1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी तोड़ेंगे तो Na++1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
जब हमने सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब जरा गौर करिएगा, ये मिला, ये मिला, 2 मोल NaX बन गया, यानी कि हमने कहा कि ये 2 मोल NaX हो गया। R प्लस है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, R प्लस के साथ, ये कहां गया, इसके साथ। जब इसके साथ ये गया तो ये R डॉट हो गया, ये भी R डॉट हो गया, यानी ये दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आ गए, क्योंकि प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये एल्किल बन गया। और एल्किल ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आपको पता है, जिसके द्वारा वो जाकर किसी से जुड़ेगा, है ना, यही तो पढ़ाया था। तो R R के साथ जब जुड़ जाएगा बेटा तो ये RR बन गया, ये देखो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, RR बन गया, यानी एल्केन बन गया। तो हम एल्केन का क्वेश्चन इस प्रकार से कर पाते हैं, यानी कि RR बनाना था तो हम सोडियम मेटल से इस प्रकार ट्रीट करके इसको आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। कहते हैं कोई क्वेश्चन दीजिए ना सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा कि ये क्वेश्चन ले लो, कन्वर्ट ए, क्या कन्वर्जन है देखो, मेथेन इंटू इथेन। मेथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, अगर मेथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है तो CH4 है, CH4 में अगर आप Cl2 का एडिशन करा दोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, ये जो CH3Cl है, ठीक, जो CH3Cl है, अब कहते हैं कि अगर हमारे पास CH3Cl है तो इस CH3Cl में फिर किसका ट्रीटमेंट कर दें, कहें इथेन बनाना है, 2 मोल इसको ले लें, क्या ले लेंगे, 2 मोल इसको और 2 मोल सोडियम यानी ऊर्जा लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बस, और 2 मोल NaBr या NaCl बन जाएगा। यानी कि एक, ये देखें, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये ऊर्ज रिएक्शन है, तो एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, एक ऊर्ज लगा दिया। यह इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्ज रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी उसके ज्यादा होते हैं। ये ऊर्ज आपका खत्म हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन समाप्त। अब ऊर्ज के बाद अगली बात किसकी आएगी, जरा वो समझिए। अगली बात है बेटा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हम अभी तक 2 प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। 2 के बाद तीसरी प्रिपरेशन आती है कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए तो उससे हम एल्केन कैसे बनाएंगे। बेटा इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत जो पहला पार्ट आया वह है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि अगर हम कहते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो इसमें क्या होता है जरा ये समझिएगा। डी कार्बोक्सिलेशन, डी अगर किसी के आगे लगता है तो इसका मतलब उसका रिमूवल हो रहा है, यानी कि अगर हम रिमूवल कराएंगे तभी हम उसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या पढ़ेंगे जरा देखिएगा। आपको समझना यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले उसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, यानी हमने कहा RCOOH, ठीक है, इसमें सोडियम का ट्रीटमेंट कर दो। सोडियम मेटल का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो ये O- Na प्लस H2 बन जाए। इसे क्या कहते हैं, सोडियम एल्केनोएट, यानी कि हम इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। हम कहते हैं इसके साथ जब हम ट्रीटमेंट कराएंगे किसका, कॉस्टिक सोडा का, यानी RCOO- ये दे दिया गया। कॉस्टिक सोडा का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं यानी कि NaOH, बेटा केवल कॉस्टिक सोडा नहीं, उसके साथ क्विक लाइम भी होता है, यानी NaOH प्लस CaO, ये क्या है, इसे सोडा लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। जब हम सोडा लाइम का ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम क्या पाएंगे, हम कहते हैं किसका ट्रीटमेंट कराने पर हमें एल्केन मिलेगा। कहें कैसे एल्केन मिलेगा, तो बेटा इसमें शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताता हूं, बहुत जोरदार शॉर्ट ट्रिक है। आप शॉर्ट ट्रिक अपनाइए, अच्छा है क्योंकि अभी एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको तरीका भी बता देता हूं, वो भी बता देता हूं, दोनों जिससे आपको अच्छा लगे। ये है, ये देखिए, अगर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा गया तो डी मतलब रिमूवल,
कार्बोक्सिलेशन यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस केस में रिमूवल हो जाएगा। तो ये जो R है ये H के साथ जुड़कर RH बना लेगा और प्रोडक्ट में हमारा Na2CO3 हो जाएगा। यानी कि RH हमारा क्या हो गया, एल्केन हो गया, और जो Na2CO3 है ये सोडियम कार्बोनेट है, और इस सोडियम कार्बोनेट का इस केस में क्या हो रहा है बच्चे, रिमूवल होता दिखाई दे रहा है। यानी कि RH का मतलब एल्केन हो गया और Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट हो गया। यानी कि एल्केन और सोडियम कार्बोनेट में इसका क्लीवेज हो गया, यानी ब्रेकडाउन हो गया। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। RCOO माइनस O माइनस Na प्लस और NaOH इस प्रकार से कर लिया। आप इसको दूसरे रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप Na2CO3 निकालना है, आपने डायरेक्ट कर दिया तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, और इनडायरेक्ट वे में ये रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा और उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा तरीका यही लगाइए तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। लेकिन अगर आपकी मैकेनिज्म दिमाग में आ रही है, ये देखिए O माइनस है, ये Na प्लस, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये CO2 बना लेगा, ठीक है। ऐसा 2 मोल लोगे तो ये CO2 हो गया। अब ये क्या है, NaO माइनस हो जाएगा और H प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको तोड़ दोगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और ये O2 माइनस हो जाएगा। यह O2 माइनस जब CO2 के साथ आएगा तो CO3 2 माइनस हो जाएगा। ये जो Na, अब यहां पर एक सोडियम है, एक सोडियम यहां है, तो सोडियम जब CO3 के साथ मिलेगा तो Na2CO3 बना लेगा और R हमारा H के साथ RH बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो इसमें से R निकलेगा तो R माइनस के रूप में, यहां से क्या होगा, ये बाहर जाएगा तो ये R माइनस के रूप में निकलेगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये R माइनस इस H प्लस के साथ RH बनाएगा और Na प्लस इस CO3 2 माइनस के साथ Na2CO3 बनाएगा। यही पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है। इसे हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आपको ज्यादा जानना है तो हम इसकी आपको तरीका भी बता देते हैं। देखिए RCOO माइनस Na प्लस है, इसके साथ हमने NaOH का ट्रीटमेंट करा है, CaO एरो पर है। अब जरा देखिएगा, ये R था, ये COO है, ये O माइनस है, ये Na प्लस है, इसको तोड़ दिया, Na प्लस है, O2 माइनस है, H प्लस, इसको इधर ले आए तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, COO डबल बॉन्ड O, ये R हमारा बाहर जाएगा R माइनस के रूप में। क्यों? क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि इसके पास अभी कुछ है नहीं। ये हमारा सोडियम आयन है, ये हमारा सोडियम आयन है, ठीक है। ये O2 माइनस है, ये H प्लस है। बेटा ये जो CO2 है, जब इसमें ये O2 माइनस फिर अटैक करेगा तो इससे क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस बन जाएगा। और जब ये सोडियम के साथ CO3 2 माइनस का ट्रीटमेंट कराओगे तो क्या बनेगा, Na2CO3, कहें 2 सोडियम है वो बैलेंस हो जाएगा। यानी कि हमने ये कहा कि प्रोडक्ट में हमें Na2CO3 मिल गया, और ये जो H माइनस है इसको कहां ले जाओगे, ये चल बेटा R के साथ। तो R के साथ जब H प्लस है ना, माइनस नहीं, H प्लस R के साथ जाएगा तो ये क्या बना लेगा, RH, और साथ में Na2CO3 बन गया। इस प्रकार से R की जगह पर CH3C2H5 कुछ भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को अंजाम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। यह भी एक नेमिंग रिएक्शन है, बड़ा ही शानदार जानदार रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। क्या है ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जरा समझिएगा। हमने ये कहा कि RCOO माइनस Na प्लस, ये क्या है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की गई। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमें कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, क्या सोडियम सॉल्ट नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कहें कैसे सर, ये देखिए ये O है, ये H। हमने कहा इसके साथ हम ट्रीटमेंट किसका कराएंगे, कहते हैं अगर इसके साथ ट्रीटमेंट कराना है तो आप किसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, यह भी एक सोचनीय विषय होगा, ठीक है। अगर हम इसमें ट्रीटमेंट कराएंगे तो किसका, कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक है तो वाटर का ट्रीटमेंट आपको कराना होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रोलिसिस
मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस से ये बात बनने वाली है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जरा देखिए। RCOO ये O माइनस है और ये H प्लस है। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पार्ट होता है, एनोड पार्ट होता है। ठीक है, तो हम पूरा पार्ट अलग अलग नहीं करेंगे, हम आपको रिएक्शन समझाते हैं ये हो कैसे रहा। शॉर्ट ट्रिक तो बड़ी ही जानदार है, उसको देखोगे तो खुश हो जाओगे। ठीक है, लेकिन उसको अभी नहीं देखना है। हम कहते हैं इसको कितना मोल लेना है, 2 मोल लेना है। ये 2 मोल होगा, ये भी 2 मोल होगा। ठीक है, हमने कहा ये भी O माइनस हो गया और ये H प्लस हो गया। ठीक है, ये H प्लस है और ये OH माइनस है। ठीक है, अब ये जो 2 मोल हमने लिया हुआ है इसके बेसिस पर ही हमें बातचीत करनी है, यानी कि हम इस 2 मोल के बेसिस पर क्या बात करने वाले हैं वो हम आपको समझाते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि अगर 2 मोल के बेसिस पर हमें बातचीत करनी है तो हम क्या बात करेंगे, जरा यही समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले एक काम करो, ये जो H प्लस है ना दोनों, ये OH माइनस है ना दोनों। ठीक है, क्या करें सर, इसको H2O बनाकर बाहर कर दे, क्या बना दो, बाहर कर दो। लेकिन अगर बाहर कर दोगे तो फिर आपके इसके HOH का मतलब ही क्या निकला, ये भी एक बड़ा सोचनीय सवाल है। अब ये RCOO जो O माइनस है, यहां आपकी किताबों में क्या दिया है, आपकी किताब में दिया है बेटा कि ये O माइनस 2 मोल है ना। इसको बड़े प्यार से कहा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो। ठीक है, जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे तो ऐसी विपरीत दशा में क्या होगा, यह भी एक समझने का विषय है। हम कहते हैं RCOO माइनस है, इसके अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये बनेगा क्या, 2 मोल ऑफ RCOO, ये क्या हो जाएगा O, और ये फ्री रेडिकल 2 2 4, ये देखना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये ऑक्सीजन अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि एक लिया है किसी से। दूसरे वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। दूसरी चीज, क्या सर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कराते हैं या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कराते हैं? बेटा अगर कार्बोक्सिलिक में लोगे तो ये H प्लस OH के साथ जाएगा तो H2O बनाएगा, और H2O का ही एडिशन कराना था, तो इसका मतलब H प्लस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर हमें क्या लेना हो, क्योंकि प्रोडक्ट सेम आ जा रहा है, हमें लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास ये Na प्लस हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, Na प्लस हो गया, और यहां से Na प्लस OH माइनस के साथ मिलेगा तो 2 मोल NaOH बन चुका है। आप ऐसे कर लो, 2 मोल क्या बन गया, NaOH। अब क्या होगा, हमने ये कहा कि ये प्रोडक्ट आपको दिखाई दे गया है। अब आप क्या करेंगे, अब इस केस में आपको करना ये है कि ये जो RCOO वाला केस है इसको जरा समझना। हम कहते हैं ये R था, ये COO है, ये आपका O हो गया, 2 5 4 5 6। ठीक है, अब ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा तो यहां फ्री रेडिकल हो गया और एक फ्री रेडिकल ये वाला बचा, तो इससे ये क्या बना लेगा, R फ्री रेडिकल अलग हो गया और साथ में ये CO2 बन गया। ठीक है, अगर आप इसको 2 मोल लोगे तो 2R मतलब 1 R हो गया तो फ्री रेडिकल और 2 मोल CO2 बन जाएगा, यानी कि हमें प्रोडक्ट में 2 मोल CO2 भी मिल चुका है। कहते हैं 2 मोल CO2 मिल गया सर, हाँ 2 मोल CO2 मिल गया। कहें और क्या है, कहते हैं ये जो 2 R है फ्री रेडिकल में, ये दोनों R फ्री रेडिकल में ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएगा, ये एल्केन मिल गया, R मिल गया, एल्केन मिल गया। कहें सर ये H प्लस का क्या होगा, बेटा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से आप बाहर निकाले थे ये कितने H प्लस है, 2H प्लस है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और जब ऐड होंगे तो 2H डॉट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो प्लस न्यूट्रलाइज होगा, 2H डॉट हो गया तो ये H डॉट एक ठू, EH डॉट दूसर का मिलके बनाए H2। ये देखा प्रोडक्ट में H2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम कैथोड एनोड पर ये रिएक्शन कराते हैं। उम्मीद करता हूं कि कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपको समझ में आ गया होगा। टफ नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। हमने कहा 2 मोल इसको लिया, 2 मोल इसको लिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराया, ये बन गया। हमने कहा ये 2 मोल था, हमने कहा ये आपका यहां से R टूटेगा, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए तो CO2 बना लिया 2 मोल।
दो R डॉट बना था, ये दोनों मिलकर के RR बना लिए। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहां 2 H प्लस था, दोनों H प्लस उस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के 2 H डॉट बना लिए, 2 H फ्री रेडिकल हो गया, और H फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के H2 बना लिए। इस तरह से हमने RR प्लस 2 NaOH प्लस CO2 इस तरह से बना लिया। उम्मीद करता हूं कि कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपको जोरदार समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने जो अगली बात आती है, बड़ी ही जानदार, बड़ी ही शानदार, मतलब अच्छा टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पानी वानी पीना हो तो पी लो, लेकिन मनमना के पढ़ते रहो, आज तो एकदम चीर के जाना है। ये वीडियो देख रहे होगे ना, एल्केन सिखा दूंगा, समझाने की बात नहीं। एल्केन का हर वो क्वेश्चन जो कुछ भी आएगा आप कर डालेंगे, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन वीडियो को भगाइएगा नहीं, आगे आगे मत चलिएगा हमसे, हमारे साथ साथ चलिए, हमारी बात को सुनिए और साथ साथ इसको लिखते भी रहिए। अगर आप लिख रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, वीडियो को रोक लीजिए आप, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम बातचीत क्या करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम बात करेंगे बेटा कि कुल कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके अंतर्गत, कैसे क्या क्या बातें होंगी, उस एक एक बात पर हम विचार करेंगे और बेहतरीन डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी का जब भी जिक्र किया जाता है तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का जब भी जिक्र होता है तो हमें पढ़ना ये होता है बेटा कि उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो भी कॉन्सेप्ट है वही पढ़ते हैं। गलत हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, आपके बुक में लाइन वाइज ढेर सारी बातें लिखी गई। अभी हमने बताया फेज, कलर, ऑर्डर, स्मेल, ये सब बहुत सारी बातें कर रहे थे ना, तो उन्हीं के बारे में एक एक बात हम करके चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टी में जो आपकी किताब में है, उसको आप चाहें तो आपके पास बुक है, आप देख सकते हैं। पहली बात इन्होंने क्या बताया, कहते हैं एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। क्या लिखा है, नॉन पोलर। अब सवाल है कि सर ये पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। अगर हम कहते हैं कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, यानी इसमें पोलरिटी का जिक्र नहीं है। पोलरिटी का मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, क्यों? अगर कोई पूछे कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, जस्टिफाई इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम, यानी कि जिनके साथ हाइड्रोकार्बन बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग किसी भी तरफ नहीं हो रही है। जब शिफ्टिंग नहीं हो रही, पार्शियल कैरेक्टर नहीं आएगा, और जब पार्शियल कैरेक्टर नहीं आएगा तो ऐसी केस में बेटा ये नॉन पोलर होंगे, पोलर नहीं होंगे। क्योंकि पोलर तब होता है जब डेल्टा En की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स इज ग्रेटर देन जीरो, then we can consider या we can say that, क्या say that, हम कहते ये हैं कि एल्केन्स आर पोलर इन नेचर। यानी कि अगर डेल्टा En की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी तो पोलर होगा, लेकिन अगर डेल्टा En की वैल्यू जीरो होती है तो वह नॉन पोलर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग किसी भी तरफ नहीं होगी, या डेल्टा En अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, या उसके बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। कहें अच्छा। दूसरी बात, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि एल्केन्स क्या है, नॉन पोलर है। दूसरी बात ये आती कि इसका फेज क्या होता है, यानी कि दूसरी बात ये आई कि एल्केन किस रूप में पाया जाता है, स्टेट क्या है। अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट या फेज की बात करते हैं तो जरा सुनिएगा। पहली हम कहते हैं बेटा C1 से C4 ये क्या होती हैं, ये गैसियस फॉर्म में होती है ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स। कहते हैं C5 टू C17 ये क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और अगर हम एबव C17 जाते हैं, यानी कि C17 से ऊपर जाते हैं, तो ये किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलर मेंबर ऑफ एल्केन होती हैं वो गैसियस फॉर्म में होती हैं,
जो मॉडरेट कंडीशंस में या 5 से 17 तक की केस होती है वो लिक्विड में होती है, और 17 कार्बन से ऊपर की जो एल्केन होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। कहें बात सही है, लेकिन क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि अगर ऐसा है तो क्यों? क्योंकि जो स्मॉलर मेंबर हैं उसमें जो वंडरवॉल फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है वह वीक होता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाता है, इसलिए वहां पर उसके फेज में भी बदलाव आता जाता है। डेंसिटी क्या होगी अगर कोई पूछता है, तो नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, यानी कि डेंसिटी जो एल्केन की होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन पर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डेंसिटी के फैक्टर को लेकर के चले तो ये नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंडेंट है। कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वह डेंसर होता चला जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज करता जाता है। इसके बाद किसी ने ये कहा कि इसका कलर कैसा होता है, अगर कहीं मेथेन जा रही हो तो पता चल सकता है क्या? नहीं बेटा, ये कलरलेस होती है, इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। ऑर्डरलेस की बात भी करते हैं, कोई भी स्मेल इसमें नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए मेथेन उड़ रही है, एथेन उड़ रही है, ब्यूटेन उड़ रही है, गैस है ये सब, लेकिन पता नहीं चलेगा, इसकी स्मेल नहीं होती। आपको क्या मालूम है? आप कहते हो कि एलपीजी सीएनजी के बारे में आपने सुना होगा, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। बेटा सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसके अंदर मेथेन होती है ना, तो मेथेन का स्मेल पता चलता है क्या? कहें हाँ सर सीएनजी महकती है। कहें इथेन का जो एलपीजी है उसमें ब्यूटेन पाई जाती है, ब्यूटेन महकती है क्या? कहें सिलेंडर से गैस लीकेज होती है तो महकती है। कहें नहीं, उसमें मिथाइल मर्केप्टेन एक अलग से गैस मिलाई जाती है, जिसकी वजह से लीकेज होने पर, रिसाव होने पर हमें पता चलता है वह ब्यूटेन जो गैस उसके अंदर एक्सेस में है, ब्यूटेन इथेन प्रोपेन एलपीजी में है, सीएनजी में मेथेन इथेन है। क्या ये गैसेज स्मेल करती हैं? क्या इनका कोई परफेक्ट स्मेल होता है क्या? नहीं, इनकी कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है। तो ये क्या करती हैं? ये इसमें अलग से हम मिथाइल मर्केप्टेन मिलाते हैं और उसकी स्मेल हमें समझ में आती है, ठीक है, उसमें स्मेल पाई जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि गैस का रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रहा है, हम ये बात डिस्कस कर पाते हैं। तो हमने ये भी कहा कि ये कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं है। ऐसा नहीं कि मेथेन अगर गैस कहीं से निकल रही हो कहें अरे वो मेथेन जा रही है, क्या जा रही है? मेथेन। बेटा मेथेन उथेन ऐसे नहीं जाती है, अगर वो जाएगी भी तो तुम्हें पता थोड़ा ना चलेगा, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। तो कलरलेस हो गया, ऑर्डरलेस हो गया। अब अगली बात क्या आती है? कहते हैं सर कोई और प्रॉपर्टीज की। हाँ, अगली प्रॉपर्टीज की जो मेन है वह है सॉल्युबिलिटी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्या इसमें सॉल्युबिलिटी की बात है क्या? अब देखना, सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जितने भी एल्केन हैं, एल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर इन नेचर, सबसे पहला पॉइंट लिखेगा। तो हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी में लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसका मतलब क्या है कि जो एक तरह की चीजें होती हैं वो एक तरह की चीजों को डिजॉल्व करती हैं, यानी नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं, और जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं। यानी अगर किसी के अंदर पोलरिटी है तो वो पोलर में डिजॉल्व होगा, और अगर कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये इसका प्रोसेस है, फंडा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में पोलर का पोलर में डिसोल्यूशन, नॉन पोलर का नॉन पोलर में डिसोल्यूशन होता है, ये हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाती। ऑर्डरलेस का मतलब होता है कि इसमें स्मेल नहीं होती, ठीक है। अगर हम सॉल्युबिलिटी में कहते हैं कि नॉन पोलर में डिजॉल्व हो रहा है और पोलर पोलर में डिजॉल्व हो रहा है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, सॉल्युबिलिटी का ये फैक्टर शायद जो हम आपको बता रहे हैं। अब हमें मेनली बातचीत क्या करनी है? बातचीत ये करनी है कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी समझा दी गई कि नॉन पोलर में और पोलर पोलर में डिजॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है, समझ में आ गई। लेकिन बेटा सवाल इसका है कि जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि जो एल्केन है ये कैसा होता है, नेचर इसका कैसा है, हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? आपको याद हो तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपके सामने पेश करते हैं। ये आपको याद है ये क्या होता था? ऑयल या ग्रीस। आपको याद होगा तो आप सोप के साथ ऐसा कुछ कनेक्शन पढ़ते थे, ठीक है। कहां पर? याद करो, चैप्टर सोप एंड डिटर्जेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th। तो ये क्या पढ़ते थे? ये आर है, ठीक है, और ये आयन वाला पार्ट है। तो आर मतलब क्या हो? एल्किल ग्रुप। तो ये जो एल्किल ग्रुप यानी जो हाइड्रोकार्बन है वह ग्रीस से जाकर जुड़ता है।
तो ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, यानी कि वाटर हेटिंग नेचर का होता है, यानी कभी भी ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो ये क्या है, वाटर हेटिंग इन नेचर। तभी तो पेट्रोल क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। तो क्या कभी पेट्रोल पानी में डिजॉल्व होता है क्या? क्या पेट्रोल पानी में डिजॉल्व होता है? आप ही बताइए, कभी भी पानी में पेट्रोल डाल दो तो पेट्रोल पानी में क्यों नहीं डिजॉल्व होता? क्योंकि पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दैट्स व्हाई दे हैव नो टेंडेंसी टू डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। यानी इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल पानी में क्यों नहीं डिजॉल्व होता, क्योंकि पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर में डिजॉल्व होता है, पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होता। और पानी में डिजॉल्व होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वह बना नहीं पाता, इसलिए उसके डिसोल्यूशन की बातचीत हम नहीं करते। हमने कहा ये है, तो इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि जितने भी नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे, जैसे बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इन सब में डिजॉल्व होंगे। यानी नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, जो पोलर होगा वो पोलर में डिजॉल्व होगा। तो पेट्रोल जो होता है बेटा, ये क्या है, यह नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, पोलर में यह डिजॉल्व नहीं होगा। इसीलिए आपको जानना बहुत जरूरी है, हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए जो देते हैं कपड़े, ब्लेजर, कोट, है ना, कुछ चीजें हम ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, उसमें हम पेट्रोल से उसकी धुलाई होती है, यानी कि किसी हाइड्रोकार्बन से हम उसको धुलते हैं। अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन से उसको धुलते हैं तो ऐसी केस में क्या होता है, अगर हम हाइड्रोकार्बन से उसे धुलेंगे तो उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कैसी हैं, नॉन पोलर। ग्रीस ऑयल जो हमारे लगा है कपड़े में वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। और पेट्रोल क्या है, नॉन पोलर। तो जब पेट्रोल से धुलेंगे तो नॉन पोलर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो साफ हो जाता है। यही तो तरीका है, यही ड्राई क्लीनिंग है, कोई दूसरी थोड़ा ना है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी है, ठीक है। हर किसी को ये जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल से धुलना हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, डीजल जो ये हैं ये नॉन पोलर सब्सटेंस हैं, और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो ऑयल, ग्रीस, ये जो मटेरियल होते हैं ये भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर के साथ सॉल्युबल होता है, इसीलिए ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आर और ऑयल के साथ हमने ये आपको समझा दिया। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम किस प्रकार से सॉल्युबिलिटी के फैक्टर की बात करते हैं। तो एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, दैट्स व्हाई दे हैव नो टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व कब होगा, कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व कब होगा, तो हम पढ़ते हैं कि पानी में किसी का डिसोल्यूशन तब होगा जब वह पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यानी किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करना है या कराना है तो पानी को उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाना है। अगर पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तभी वह चीज वाटर में डिसॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज उसके घुलने की कोई संभावना ना ही वाटर जताएगा ना ही वो सब्सटेंस जता पाएगा। सॉल्युबिलिटी के बाद हम 7वें नंबर पे पढ़ते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करें, MPBP यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट है, जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है, हम कहते हैं सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट है, ए। दूसरा बात हम करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वह ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बी के बाद सी, जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वह और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहते हैं वह नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंडेंट है, यानी कार्बन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। सी के बाद डी अगर हम कहते हैं तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंडेंट है, यानी कि अगर मास ज्यादा होगा तो फिर उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम कहते हैं सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कार्बन 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 चेन में जुड़ते चले जाएं तो ऐसी केस में उसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, किसमें, ब्रेक करने के लिए या लिक्विफाई करने के लिए या वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। हम कह सकते हैं कि ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ब्रांचिंग मतलब कि अगर उसमें
ढेर सारी शाखाएं हैं तो वो टूट जाएगा। एकदम सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए कि अगर सफेदा का पेड़ आपने देखा होगा, एक पेड़ होता बड़ा लंबा सा, जो लंबा सा पेड़ होता उसमें शाखाएं नहीं होती, वो कभी गिरता भी नहीं है। लेकिन दूसरा पेड़ जिसमें खूब सारे झुरमुट बने हुए, ब्रांचिंग, खूब ढेर सारी शाखाएं, उस पेड़ के नीचे आंधी में कोई बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी शाखाएं कभी भी टूट सकती हैं। लेकिन जो लंबा सा पेड़ है, जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, क्या वो टूटेगा? क्या नहीं, वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग होगी तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर यानी शाखाएं ज्यादा हैं तो थोड़ी भी हवा आएगी तो टूट जाएगा। लेकिन अगर शाखा नहीं है, सीधा सीधा पेड़ है, तो बहुत ज्यादा हवा देने के बाद ही वो टूटेगा। ये कहानी होती है। समझ में ये बात आपको आ जानी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल समझो। जैसे लोग कहते हैं पतले लोग हवा में उड़ जाएं, है ना, आंधी आ जाए तो देखो उड़ना नहीं, है ना, समझाते लोग। तो जो बहुत पतले होते हैं उनमें अगर आंधी आएगी तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस एरिया ज्यादा है। और जो मोटे लोग हैं वो खूब शाखाएं फैलाएं, इधरों से कहीं निकला, उधरों से निकला है, जहां जहां देखो वहां उसे पेटों निकला है। तो अलग अलग जगह जब बाहर निकल आया है, शेप साइज अलग है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कमो आधी तूफान हल्का धक्का लग जाए तब भी गिर जाएंगे। लेकिन पतले आदमी को धक्का लगे ना तो काफी दूर तक वैसे ही वो चला जाएगा, गिरेगा नहीं। लेकिन मटकऊ गिर जाएंगे तुरंत। ये कहानी इसके अंतर्गत पढ़ाएगी। ठीक है? एक दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी बेटा। और मॉलिक्यूलर मास अगर किसी का ज्यादा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम आपसे कहते हैं राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन आइसोमेरिक पेंटेन, ध्यान से सुनना। आइसोमेरिक पेंटेन का मतलब पेंटेन के आइसोमर अगर आपको दे दिए जाए तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ठीक है? पेंटेन के आइसोमर अगर आपको दे दिए जाए तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है? करेक्ट ऑर्डर का मतलब आइसोमर बनाओगे, नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? सबसे कम होगी। आइसो में उससे ज्यादा होगी। नॉर्मल पेंटेन में सरफेस एरिया ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? नॉर्मल पेंटेन की होगी। इसी के साथ ये पोर्शन था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी का। उम्मीद करता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि इसी के साथ एल्केन की यह फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सचमुच आपको समझ में आया है या बस आप वीडियो ही देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पिछला टॉपिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़िया समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है? अब फिर से वो रिएक्शंस जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, मिलेगा नहीं छुटकारा? आइए हम उन पर भी डिस्कशन करते हैं। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के अंतर्गत हम क्या बात करने वाले हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। और आपको यह भी समझना है कि अगर किसी की केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो उसमें क्या होगा। हम कहते हैं अगर किसी की केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र है तो वो हमेशा, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है? और अगर किसी की प्रिपरेशन का जिक्र किया जाए तो जिसकी प्रिपरेशन होगी वो हमेशा राइट साइड में रहता है रिएक्शन के अंतर्गत। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे यहाँ लगभग 7-8 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या क्या है? पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा कंबशन रिएक्शन, तीसरा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, चौथा रिएक्शन विथ स्टीम। इस तरह के तमाम टॉपिक है। पायरोलिसिस है, क्रैकिंग है, ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन है। तो आइए एक एक करके पढ़ें। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। वैसे भी आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह पर कोई दूसरा आ जाए, जो कोई उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको हटाएगा, उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही कहलाएगा। रिएक्शन पर फोकस करिएगा, बुक में आपके पूरे रिएक्शंस हैं। ठीक है? लाइन वाइज ही हम चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये CH4 है, मेथेन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लास 10th में भी पढ़ाया गया था, याद है? 3 ही रिएक्शन थे, एडिशन था, सब्स्टिट्यूशन था, कंबसन था। 3 रिएक्शन वहां पर भी पढ़े थे, वही यहां भी पढ़ना है। CH4 है, इसके साथ Cl2 का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी मेथेन के साथ क्लोरीन का एडिशन। तो क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा CH3Cl + HCl। कैसे बनेगा? ये Cl आपका जाएगा, इसके हाइड्रोजन के साथ HCl बनाकर बाहर हो जाएगा। एक Cl इसमें और है, वो इस पे अटैक करेगा। यानी आप एक छोटा सा ट्रिक समझिए, ये है, इसका हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ड्यू टू डेल्टा En की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहां फ्री रेडिकल में ये भी टूट जाएगा, तो ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर आपको समझने में परेशानी हुई हो तो असुविधा के लिए खेद है, ऐसा स्टेशन पे बोलते हैं, ठीक है? खेद क्या है? ये देखो HCl, ये Cl आपका। उम्मीद करता हूं कि अब तो समझ में आ ही गया होगा। यही प्रोसेस आप हमेशा अपनाएंगे, यानी मेथेन का क्लोरीनेशन आपने कराया, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं? इसको आप प्यार से हैलोजनेशन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप हैलोजन का एडिशन करा रहे हैं। हैलोजन का एडिशन कराया तो CH4 के साथ जब Cl2 का एडिशन कराया बेटा, CH3Cl + HCl पे। अब इस रिएक्शन को आप आगे प्रोसीड कर लीजिए। तरीका है, हमने कहा अगर हमें CH3Cl दे दिया जाए, फिर इसमें हम Cl2 का एडिशन कराएं तो क्या पाएंगे? CH2Cl2 मिल जाएगा, है ना? फिर एक HCl बाहर जाएगा। कहते हैं कि अगर हमें CH2Cl2 दे दिया जाए तब फिर Cl2 का एडिशन करा दो, यहां से क्या मिल जाएगा? CHCl3 मिलेगा और फिर HCl बाहर जाएगा, ठीक है? और ये हमें क्या दिया गया? CHCl3 दे दिया गया, फिर से Cl2 का एडिशन करा दो, ये क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा, फिर HCl बाहर जाएगा, तो CCl4 को क्या कहेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड कह देंगे। इस प्रकार से हम किसी रिएक्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई हो। तो CHCl3 + Cl2 CCl4। अब क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि कन्वर्ट मेथेन इनटू क्लोरोफॉर्म। ये क्या है बेटा? ये क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? क्वेश्चन आया कन्वर्ट मेथेन इनटू क्लोरोफॉर्म। मेथेन को क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट मेथेन इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं, तो हमें उसे समझना होगा, जानना होगा, और कैसे पढ़ना है वो हमने बताया। ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के बाद अगला रिएक्शन आता है बच्चे कंबसन रिएक्शन। क्या है इसका नाम? कंबसन, ठीक है? देखिए कंबसन क्या होता है। कंबसन में कहा गया किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CO2 + H2O, ठीक है? और साथ में हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है? उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये कब? जब एरो पर कंप्लीट कंबसन का केस होगा, ठीक है? यानी ऑक्सीजन एक्सेस में मिल रही है। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन इनकम्प्लीट कंबसन में करा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CO + H2O + हीट। किसी ने कहा कि इसका बैलेंस फॉर्म क्या होगा? बैलेंस फॉर्म का मतलब समझ रहे हो? यानी कि ये क्या है? CN H2N + 2 है। कहते हैं इसको बैलेंस करने का एक तरीका बताया गया, 3N + 1/2 O2। O2 के आगे हमेशा ये लगेगा, ठीक है? और यहां पर जाओगे, ये बीच वाला एक्सेप्शनल केस है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है? आपको ऊपर वाले रिएक्शन से मतलब है, ठीक है? हमने कहा 3N + 1 O2 हो गया, और यहां पर क्या बनेगा? NCO2 और N + 1 H2O, ठीक है? कैंसर एक बैलेंस करके देखते हैं ना। हमने कहा अगर हम यहां C2H6 ले ले बेटा, तो यहां O2 लगाओगे, ठीक है? और ये CO2 + H2O बनाओगे, आगे कितना लगेगा? N की वैल्यू कितना है? 2, तो 3 2 जा 6, 6 और 1 7, यानी कि यहां क्या आ जाएगा? 7/2। इस फॉर्मूले में अगर रख दोगे, क्योंकि N की वैल्यू 2 है, तो C2H6 है, तो 3 × 2 + 1, तो 3 2 जा 6 + 1 7 हो गया, 7/2 हो गया, प्लस O2। NCO2 का मतलब यहाँ 2 है, और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। देखिए ये बैलेंस सिचुएशन है।
यानी कि ये तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि C2H6 + 7/2 O2O2 CO2 + 3H2O। इस प्रकार से थर्ड वाला पार्ट हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, वह है क्या, उसका नाम है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि हमें डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन का ये पार्ट, जिसको हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के अंतर्गत। यानी कि हमें ये जानना है कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता क्या है। अभी हमने ऑक्सीडेशन में ढेर सारी बातें पढ़ी, कंबसन में पढ़ी। हम कहते हैं जैसे CH4 के साथ O2 हमें दे दिया जाए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल होने का मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जैसे मान लो कॉपर है 573 केल्विन पर, ये हमें दे दिया जाए तो CH4 के साथ जब हम O2 का ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें CH3OH मिल जाता है। CH3OH का नाम क्या होता है, मेथेनॉल, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल। लेकिन अगर हम यही CH4 का ट्रीटमेंट O2 के साथ करते हैं, लेकिन एरो पर MO2O3 दे दिया जाए, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, HCHO बन जाता है। HCHO को हम क्या कहते हैं, मेथेनल कहते हैं, ठीक है, मेथेनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड। तो कुल मिलाजुलाकर हमने ये देखा कि अगर हम मेथेन का ऑक्सीडेशन कराते तो मेथनॉल भी बन सकता है, और मेथेन का ऑक्सीडेशन कराने पर मेथनल भी बन सकता है, यानी कि एल्कोहल भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है। डिपेंड इस पर करता है कि हमने कैटलिस्ट क्या लिया है। कैटलिस्ट में हमने कॉपर लिया तो मेथनॉल बन गया, और कैटलिस्ट में हमने मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया तो वहां पर मेथनल बन गया। तो एक में मेथनॉल बन रहा है और एक में मेथनल बन रहा है, तो कैटलिस्ट बहुत मायने रखता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट में CH3OH और HCHO दो चीजें आई, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ये बात हम आपको बता रहे हैं। शायद ये बात आप समझ पा रहे होंगे। हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है क्या करने में, इसको बनाने में। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक बेहद बड़ा ही रोल होता है। तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार से पढ़ा। बेटा थर्ड के बाद ये जो फोर्थ वाला नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, आइसोमराइजेशन, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जरा देखिएगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे हमें CH3CH2 CH2CH3 दे दिया जाए, ठीक है, इसको हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। जब यह ट्रीटमेंट होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा कि इसका आइसोमर बना लो। तो ये इसका आइसोमर हो गया, तो ये जो बना ये आइसोमर हो गया ना, किसका, इसका आइसोमर है ये। अगर यह इसका आइसोमर है तो इसका मतलब कि हमें ध्यान ये रखना है कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन में जो हमें रिएक्टेंट दिया जाएगा प्रोडक्ट में उसका CI बना दो, यानी उसका चेन आइसोमर बना दो। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके सॉल्व करें, मान लीजिए हमें पेंटेन दे दिया जाए, एरो पर यही रहे तो इसमें दो केसेस बनेंगी। एक हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और दूसरा हमारा इसका आइसोमर नियो वाला बन जाता है। यानी कि एक आइसो वाला बन गया और एक नियो वाला बन गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ये भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आपकी बुक में नॉर्मल हेक्सेन का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें नॉर्मल हेक्सेन दे दिया जाए तो उसमें करोगे तो 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, ये भी बन सकता है, बुक में दिया हुआ है। अब देखिए फोर्थ के बाद हम जब फिफ्थ नंबर पे जाते हैं तो फिफ्थ पर क्या पाएंगे, जरा ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिफ्थ नंबर पर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एरोमेटाइजेशन कहते हैं। जेड भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। अगर हम इस एरोमेटाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है, कैसे है, जरा ये समझिएगा। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो रिएक्शन दे दिया जाए तो हम कैसे पढ़ेंगे। एरोमेटाइजेशन में हम एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे। वह एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनेगा जरा समझिएगा। अगर हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के अंतर्गत बात करें तो सुनना क्या है कि हमें नॉर्मल हेक्सेन दे दिया जाए, ठीक है। अगर हमें नॉर्मल हेक्सेन दे दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये नॉर्मल हेक्सेन है। अब हम कहते हैं कि अगर इसका ट्रीटमेंट बेटा Cr2O3 या फिर V2O5 की प्रेजेंस में कर दें तो क्या होगा,
यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के हाइड्रोजन के साथ H2 बनाकर बाहर चला जाएगा, और ऐसी केस में यह हमारा क्या बनेगा, यह ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। रिंग बीच में गोला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है। अगले स्टेप में इसे हीट करके 3H2 इससे बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें है। अब इसमें एक बड़ा प्यारा सा कन्वर्जन है। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट प्रोपेन इंटू, प्रोपेन को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन, प्रोपेन इंटू बेंजीन, ये कन्वर्जन आ जाए तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। यह कन्वर्जन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, यही आपको समझना है। हम कहते हैं प्रोपेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो पहले स्टेप में आप देखिए, आप क्या करेंगे, CH3 CH2 CH3, पहले बेटा हैलोजनेशन करा लो, यानी कि सब्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ते हो, तो CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा, और साथ में ये HCl हो गया, है ना। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट में आया है एल्किल हैलाइड, ये वाला, इसमें 2Na का ट्रीटमेंट कर दो, इसको भी 2 मोल ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, यह पूरा आपका आ जाएगा CH3 CH2 का होल 4th CH3 हो गया, है ना, और साथ में 2NaCl हो गया। कहते हैं कि ये दूसरे स्टेप में हमने पहले में क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, दूसरे में उर्ज रिएक्शन हो गया, और तीसरे में एरोमेटाइजेशन पढ़ लेंगे, यानी कि वो जो बना है नॉर्मल हेक्सेन, यानी कि हमने क्या कहा, जो नॉर्मल हेक्सेन आया है उसको एरोमेटाइजेशन में ले जाओगे V2O5 और Cr2O3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बना दोगे, प्रोडक्ट में आपको बेंजीन मिल जाएगा। यही तो रिएक्शन है, यानी कि यह एक क्वेश्चन में 3 रिएक्शन, यानी कि एक ही रिएक्शन पूछना था लेकिन 3 पूछ लिया, तो 3 रिएक्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इस बेसिस पे आप इसको समझ सकते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब एरोमेटाइजेशन के बाद लास्ट है जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जिसका नाम है 6 नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं क्रैकिंग, यानी आपके सिलेबस में इसका नाम पाइरोलिसिस, यानी अगला क्वेश्चन है पाइरोलिसिस या क्रैकिंग। क्या होती है पाइरोलिसिस या क्रैकिंग, क्रैकिंग या पाइरोलिसिस के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं बेटा, कोई भी एल्केन हमें दे दिया जाए, स्मॉलर एल्केन हो चाहे लार्जर एल्केन हो, कोई भी एल्केन हमें दे दिया जाए तो उस एल्केन को हम क्या करेंगे, उस एल्केन को हम जोड़ेंगे, ठीक है। यानी जो भी एल्केन हमें दे दी जाएगी उस एल्केन को हम उसके स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे एल्कीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दें, एल्केन में उसके कन्वर्ट कर दें, तो इस तरीके से। लेकिन ये करने पर क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे मान लो C4H10 आपको दे दिया जाए, अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, आप इसे C3H6 कह सकते हैं और CH4 कह सकते हैं, यानी आप जोड़ने पर क्या आ रहा है, बराबर, ये प्रोपेन है ये मेथेन है, ये कन्वर्जन हो सकता है। आप इसको C4H8 प्लस H2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, कहते हैं इसे C2H6 और C2H4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इथेन है, ये एथीन है, इसी को हम पाइरोलिसिस करते हैं। पाइरोलिसिस या क्रैकिंग मतलब होता है कि उसके स्मॉलर मेंबर्स में हम क्या कर देंगे, किसी एल्केन को ब्रेक कर देंगे। यह पूरा का पूरा फंडा, यह पूरा का पूरा फिनोमिना क्या है, पाइरोलिसिस या क्रैकिंग के अंतर्गत आता है। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया, यानी समाप्त का मतलब कि हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट एल्केन खत्म हो गया। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा पोर्शन है, यानी कि इतने सारे टॉपिक्स हैं। आपको क्या लगता है, YouTube की वीडियो देखते होगे तो कहते होगे कि 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, बेटा 10 मिनट में कुछ नहीं खत्म होगा। आपको समझ में आना चाहिए कितना बड़ा पोर्शन था जो कि आपको बहुत फास्ट पढ़ाया गया, तब जाकर के इतना समय लग गया। यानी कि एल्केन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। समय से घबराने की बात नहीं, आपके पास समय जो है वो पढ़ने के लिए ही है, दूसरे काम के लिए समय अभी तो नहीं है, लेकिन आप करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। इसके बाद हमें पढ़ना है एल्कीन और एल्काइन के बारे में, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हम अगली वीडियो में आपके साथ जरूर होंगे, जहां पर हम बात करेंगे एल्कीन के बारे में,
तो तैयार रहिए एल्कीन को पढ़ने के लिए। एल्केन समाप्त हो गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कल तक में एल्कीन के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।